नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 10,000 MCQ हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए। तो चलिए आज के क्या है सीरीज़ को शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है आज हम लोग क्या करेंगे, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट उसकी जो है एक तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है IAS, CDS और NDA के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप लोग क्या है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही क्या ये सीरीज चल पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है। तो देख रहे हैं कितना अच्छा सा क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है। और हमेशा इस प्रकार के जो क्वेश्चन क्या हमेशा यूपीएससी पूछती रहती है। कभी कभी क्या ओरन गुटन के बारे में पूछ रही थी, कभी मधुमक्खियों के बारे में पूछ रही थी, कभी क्या तितलियों के बारे में पूछ रही थी, तो कभी क्या देख रहे होंगे जो समुद्री एक तरीके से जीव हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो पूछा है कौन से स्तनधारी हैं। तो अगर आपको एक बात बस पता हो तो आप आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो समुद्री घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा क्या होता है, स्तनधारी नहीं होता, ये क्या होता है, एक मछली होता है। और समुद्री घोड़ा के बारे में अगर मैं आपको एक और विशेषता बताना चाहूँ, जो समुद्री घोड़ा होता है एकमात्र ऐसा जीव होता है जिसमें नर जो होता है, नर क्या करता है, बच्चे को देता है, यानी कि बच्चे को जन्म देता है। तो यानी कि समुद्री घोड़ा क्या हो गया हमारा, एक तरीके से जो है मछली है, ना कि स्तनधारी। तो यानी कि आप दो को काटेंगे और आप क्या डायरेक्टली सीधे 50-50 पे आ चुके हैं। और समुद्री सिंह तो आप तो जानते होंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने, एक तरीके से जो समुद्री एक तरीके से मछली की तरह होता है, परंतु ये क्या है, एक स्तनधारी होता है। और इसका चेहरा एक तरीके से सिंह की तरह दिखता है, इसकी मूछें सी होती हैं जो मतलब कि चेहरे के पास में आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और समुद्री गाय तो आपको सभी को पता ही होगा, जिसे ड्यूगोंग कहते हैं, और ये भी क्या है, एक स्तनधारी होता है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 1 और 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि भारत में प्राकृतिक रूप से कौन से जो है जीव पाए जाते हैं। तो आपको इस बात को देख कर अनुमान लग रहा होगा कि यूपीएससी क्या किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछती है। तो तारा जो कछुआ होता है, क्या भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो बिल्कुल भारत में तारा मछुआ जो कछुआ है, बिल्कुल भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर आपने थोड़ी सी भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी, तो स्पाइडर वानर आप लोग जानते होंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, जो यूएसए है, यूएसए वाला रीजन है, या फिर जो उधर यानी कि जो एक तरीके से जो पश्चिमी एशिया है, उधर पश्चिमी जो एरिया है, कुल मिला के जो यूरोप या फिर जो हमारा अमेरिका वाला रीजन है, उस साइड में जो है जो स्पाइडर वानर है पाए जाते हैं। भारत में जो एक तरीके से प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो यानी कि आप चौथा वाला जिसमें जिसमें है उसको आप काट दीजिए, और एक वाला जिसमें है उसको आप काउंट कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 फाइनली आंसर हो जाएगा, अगर आपको सारे के सारे नहीं पता है फिर भी। और जो हमारा होता है मॉनिटर छिपकली, यानी कि मॉनिटर लेजर्ड जो होता है, जो भारत में पाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि छिपकली सा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसे हम मॉनिटर लेजर्ड कहते हैं। और बामन सुअर तो आपको पता होगा जो कहाँ पे हमारा होता है, एक तरीके से अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और भी कई रीजन है वहाँ पे भी भारत में बामन सुअर जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 1 और 3, 1 2 और 3 आंसर हो गया। बस स्पाइडर वानर जो है भारत में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने, क्या लिखा हुआ है, एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में दर्जा दिया। तो कहने का सीधे सीधा मतलब है कि यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तितली को एक राज्य तितली के रूप में दर्जा दिया। तो कुछ लोग हैं इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल में। तो इसका राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। तो ठीक है, अरुणाचल इसका नहीं है, याद रखिएगा, ना ही हिमाचल है। इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अरुणाचल पे जा रहे थे, मुझे पता है, पर इसका राइट आंसर क्या है हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो एक तरीके से करंट अफेयर्स के बेस्ड पे था। तो करंट अफेयर्स को मान के एक तरीके से डाटा चेंज होता रहता है, ये दोबारा क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, परंतु यहाँ पे देख सकते हैं ये तितली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमारे आ गए 2017 के क्वेश्चन। तो आप लोग सोच रहे होंगे 2013 से 2017 पे इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्या है, पहला जो यूपीएससी था, जो एक तरीके से जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता था। और क्वेश्चन अगर पूछता भी था तो एक तरीके से जियोग्राफी का ही एक तरीके से रीजन को मान के पूछ लेता था। परंतु अभी क्या है, पूरी की पूरी मतलब की ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी मान के चलिए जितना जियोग्राफी का वेटेज नहीं उतना इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का वेटेज हो चुका है। तो इसलिए अभी क्या काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक एक तरीके से पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के बीच में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। यानी कि कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी जो दृष्टिकोण है इसके रूप से अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है। इनमें से कौन जो है दोनों को जोड़ता है, क्या सत्यमंगलम है, क्या जो नल्ला मल्ला वन है, या फिर नागरहोल है, या फिर शेषाचलम
जो है वो आता है। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो भी जिसको पता है वो आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिसको नहीं पता है वो आगे भी देखेगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व होता है हमारा, वो क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें क्या है, एक तरीके से जो 17 पे हम लोग डायरेक्ट कैसे आ गए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक जो हो गई है कि मैंने क्या है PDF बनाई थी, तो इसमें 2 PDF हैं। तो ये वाली मैंने क्या सेकंड वाली PDF जो है खोल ली है, और इसमें फर्स्ट PDF भी है, उसमें 2013 से लेकर के 2016 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि 17 से स्टार्ट हो गया, इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब कि इग्नोर करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे के लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो 2013 से लगा करें 2017 वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या 2017 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है, जो धोखे से हो गया, तो इसको कोई बात नहीं, हम लोग क्या क्वेश्चन एक तरीके से आगे करना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है हमारा का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसों से इन पर विचार लिया जाता है। यानी कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसको एक तरीके से गणना करने में या फिर जो इसको एक तरीके से निकालने में किन किन गैसों का एक तरीके से इस्तेमाल होता है, और आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर मीथेन है। तो आपको एक बात पता होगी कि जो मीथेन होती है हमारी, इसको क्या है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरीके से मीथेन क्या होती है हमारी बायोगैस के रूप में भी आ जाती है, और मीथेन हर जगह पाई जाती है, तो मीथेन को नहीं काउंट करते हैं। और वहीं जो हमारा एक तरीके से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोग जानते होंगे एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक गैस है, तो इसको भी हम लोग क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में काउंट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक को अगर काट देते हैं तब भी आपके पास आंसर आ जाता, और भैया अगर आप 5 को काट देते तब भी आप 50-50 पे पहुंच जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 2, 3 और 4, और यानी कि 2 का मतलब हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और इन 2 गैसों को लेकर के यूपीएससी ने सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी ध्यान रखिए। ये दोनों गैस क्या होती है हमारी, जो एक तरीके से बता देता हूँ मैं कौन सी, ये दोनों गैस होती हैं हमारी एक तरीके से क्या होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए भी उत्तरदायी होती है। तो इसको लेकर के डायरेक्टली यही पूछ लिया था कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है, यानी कि पीने का जो जल होता है उसमें प्रदूषण के रूप में क्या क्या पाया जा सकता है। तो प्रदूषण के रूप में आप लोग देखते होंगे जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक तरीके से जो तरल तरल पदार्थ होता है, काफ़ी वाष्पशील होता है, यानी कि उड़ जाता है बहुत जल्दी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से 4 वाला जिसमें नहीं है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी हम क्या 50-50 पे ही पहुंच पाए हैं। और अभी भी हम देखते हैं 5वां होगा या फिर नहीं। हाँ आप लोग जानते होंगे यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम कभी कभी पानी में मिल जाता है, तो यानी कि यूरेनियम हमारा हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा और आर्सेनिक हो जाएगा। सार्बिटॉल जो है जो भी हमारा क्या है एक तरीके से जल में प्रदूषक के रूप में नहीं पाया जाता। तो हमारा क्या राइट आंसर हो गया 1, 3 और 5, यानी कि आर्सेनिक हो सकता है। आर्सेनिक तो सभी को पता था, आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो गया या फिर कई मतलब की बीमारियाँ भी होती हैं। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यूरेनियम है वह भी हमारे क्या एक तरीके से कई बीमारियों को जनन करता है, जिसमें क्या कैंसर वगैरह और भी कई बीमारियाँ होती हैं। पारितंत्र की घटती हुई उत्पादकता, आप लोग जानते होंगे उत्पादकता, पारितंत्र की जो उत्पादकता हो उसको लेकर के पिरामिड बनाए जाते हैं। तो पारितंत्रों की घटती हुई उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो आपको सही अनुक्रम को फाइंड करना है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है, मैंग्रोव वगैरह होती हैं या फिर जो भी होता है उसकी होती है। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है हमारी जो एक तरीके से पानी वाला जो रीजन होता है या फिर जो हमारा महासागर होता है उसकी सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मैंग्रोव किसमें, इन दोनों में है और इसमें महासागर है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी या फिर सी में से कोई एक होगा। तो यानी कि महासागरों में दोनों मैंग्रोव है, महासागर घास। तो आप खुद समझ सकते हैं कि घास की उत्पादकता ज़्यादा होगी या फिर महासागर की। आप एरिया वाइज मत देखिए, आप प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर मीटर के अकॉर्डिंग देखिए। अगर 1 वर्ग मीटर में घास हो और 1 वर्ग मीटर में पानी जो समुद्र का हो वो हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है क्या जो घास होगी वहाँ पे उत्पादकता एक तरीके से ज़्यादा होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में घास आएगा, फिर झीलों में, उसके बाद में महासागर में उत्पादकता आती है। तो ये क्रम आपको याद रखना है और आगे भी यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकती है। अगला आता है हमारा पुराने और अप्रयुक्त जो कंप्यूटर होते हैं या फिर उनके जो पुर्जे होते हैं असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण, यानी कि एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड जो निपटान होता है उसके बारे में पूछा है। कौन सा ई अपशिष्ट रूप है
पर्यावरण में निर्मुक्त हो सकता है। तो यानी कि अगर इनका जो एक तरीके से निपटान होता है गलत तरीके से, तो ये पर्यावरण में किस रूप में निर्मुक्त हो सकते हैं, इसको क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछ लिया। तो इसमें क्या हमारा होगा, शीशा तो आप लोगों को पता होगा, लेड तो मिल ही जाता है, और कैडमियम भी होता है कहीं ना कहीं। क्या प्लूटोनियम होता है क्या? प्लूटोनियम एक तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मतलब कि नहीं पाया जाता। और आप लोग जानते होंगे यूरेनियम एक तरीके से जो कि हमारा पानी में था, परंतु यहाँ पे क्या है अलग चीज़ पूछी जा रही, ठीक है। और जिसको यूपीएससी ने फाइनली अपने आंसर में माना है, हम लोग उसको ही लेकर आंसर चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या कन्फ्यूजन वाला हो जाता है और ज़्यादातर लोग क्या 1 2 3 4 5 6 7 सभी लगा देंगे, परंतु यूपीएससी ने जो अपना फाइनल आंसर दिया है हम लोग उसको ही अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, प्लूटोनियम नहीं पाया जाता है, यानी कि 7वां अगर हम काट देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी, 1 2 3 5 6। तो 1 2 हमारा गया, यानी कि बोरिलियम होता है, वेरिलियम होता है, और इसके बाद में क्या है कैडमियम भी होता है। कैडमियम के बाद में क्या होता है, क्रोमियम भी पाया जाता है। क्रोमियम के बाद में क्या पाया जाता है, हेप्टोक्लोरो नहीं पाया जाता है। और पारा यानी कि जो एक तरीके से पारद इसे कहा गया है, तो वो भी हमारा पाया जाता है, इसे मरकरी भी कहा जाता है। तो हमारा ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हमारे एक तरीके से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अम्लीय वर्षा। देख रहे हो मैंने इससे पहले आपको जस्ट बताया था, अम्लीय वर्षा के लिए उपयुक्त में से कौन से प्रदूषक कारक होता है या होती है। अम्लीय वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो क्या मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था, नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या पूछा गया है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्दिष्ट करती है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है एक तरीके से क्रम को निर्दिष्ट करती है, इसमें जीव की एक श्रृंखला दूसरे के आहार से पोषित होती है। तो बिल्कुल सही बताया, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत होती है, यानी कि क्या पौधे को ही खाते हैं क्या, यही तो एक जाति का हुआ, यानी कि सीधी सी बात हमारा एक तरीके से गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो जाने के कारण हमारे पास आंसर मिल गया है। और खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। एक जीव जितने मान लेते हैं, एक शेर 10 खरगोश को खा गया, तो क्या हम उसको 10 तरीके की पारिस्थितिकी श्रृंखला कहेंगे क्या, तो हमारा यानी कि तीसरा वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, एक, यानी कि केवल एक हुआ सही। निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं। तो जैव उर्वरक के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक तरीके से जो हमारा नॉस्टॉक होता है ये एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। बाकी हमारा 1 और 3 गलत है। तो हमारा नॉस्टॉक आप लोग याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो मृदा में नाइट्रोजन को कौन बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, जो उर्वरक होते हैं, यानी कि जो भी हमारे जैविक पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे। तो क्या हो सकता है, जंतुओं की यूरिया उत्सर्जन, बिल्कुल जाहिर सी बात है इसमें नाइट्रोजन होता है। मनुष्य द्वारा कोयला जलाना, तो कोयले में मतलब कि आप नाइट्रोजन नहीं मान सकते, अगर इस प्रकार हो तो फिर तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधे सीधे मतलब कि लोग राख ही उड़ा दें। तो हमारा क्या होता है, कोयले का जलाना एक तरीके से उसमें नाइट्रोजन बहुत ही, अगर होता भी है तो बहुत मतलब कि लो क्वालिटी में और बहुत कम मात्रा में होता है। इसका इस्तेमाल मतलब कि मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारा 2 गलत हो गया, 1 और 3 हमारा वनस्पति की मृत्यु, तो ये तो हमारा हो जाएगा, 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता हमारा, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन भी करता है। देख रहे हैं थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, परंतु आप अगर पढ़े हैं तो बहुत आराम से पकड़ लेंगे। किसी भी जीवी की कार्यात्मक भूमिका किसके द्वारा निर्धारित होती है, सीधी सी बात होती है, जो निके होता है, निके को हम कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। तो हमारे जो निके होता है, जिससे नीचे भी कहते हैं कुछ लोग, तो उसे हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक जीवी की एक तरीके से जो कहते हैं कि कार्यात्मक भूमिका कहते हैं। जो हमारा इकोटोन क्या था, इकोटोन हमारा 2 पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। आवास तो आपको पता होगा, कोई भी जीव जहाँ पे पाया जाता है उसे हम आवास कहते हैं। और आवास क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को हम आवास क्षेत्र कहते हैं। तो जितने भी टर्म थे मैंने सारे के सारे टर्म को आपको क्या है समझा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किस प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहा जाता है, यानी कि अपघटक जीव कौन से हैं। बस आपको अगर इससे पहले ही वाली आप लोगों ने वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने एक बात बताई थी कि जो एक तरीके से वायरस होते हैं वो कभी भी अपघटक के रूप में काउंट नहीं किए जा सकते हैं, और ना ही क्या है स्वतः एक तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इनके लिए एक तरीके से जैविक माध्यम की आवश्यकता होती है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये प्रचार तो कर सकते हैं मतलब कि जैविक और निर्जीव दोनों के द्वारा, परंतु अगर इनको क्या है एक तरीके से अपने आप को संवर्धन करना है तो इन्हें जैविक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको इशारा बता दिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, विषाणु को छोड़ करके, यानी कि एक को काटेंगे तो आंसर आपको मिल गया है। यानी कि आप किस प्रकार के जीव जो है अपघटक जीव कहलाते हैं, यानी कि जीवाणु, यानी कि कोई भी चीज़ होती है उस पर बैक्टीरिया लग जाते हैं तो वो क्या अपघटन होने लगती है। कवक लग जाए तो आप लोग जानते होंगे, कोई चीज़ होती है रोटी है उस पर कवक लग जाता है, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद होती है उसे हम कवक कहते हैं। जीवाणु यानी कि जो एक तरीके से होता है जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं, और इसको हम वायरस कहते हैं। तो वायरस को छोड़ करके बाकी बैक्टीरिया और कवक हमारे जो है यानी कि जो फंगई है वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति या फिर विषवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। तो विषवतीय हमारे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इनकी विशेषता क्या है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। देख रहे होंगे कितनी मतलब कि गलत हिंदी को यूज़ किया है जो यूपीएससी उसने। कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्या ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं और उनसे क्या है बहुत ही संकीर्ण मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में रोशनी नीचे तक पहुँच पाती है। तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जातियों का अस्तित्व, यानी कि एक दूसरे पर बहुत सी जातियाँ निर्भर होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता, यानी कि अधिपादप जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, अधिपादप का मतलब होता है जैसे कि कोई पेड़ है उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ चढ़ जाता है उसे कहते हैं अधिपादप, और उसी के द्वारा पोषण या फिर जो भी सहारे के रूप में इस्तेमाल करता है उसे हम अधिपादप के रूप में मानते हैं। अधिपादप किसको मानेंगे, जो चढ़ा है उसको मानेंगे, ना कि जिस पे चढ़ा है। ठीक है, यानी जो लता के रूप में चढ़ा है या फिर किसी प्रकार से दूसरे पे निर्भर है उसे हम अधिपादप के रूप में मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा, निम्नलिखित जो भारतीय प्राणी जात हैं पर विचार करना है, और जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में देगा संकटापन कौन सी है। तो घड़ियाल तो आपको पता ही है, घड़ियाल तो है। लेदर वेक टर्टल जो हमारा है, चाहे जो यानी कि लेदर वाला जो कछुआ होता है उसके बारे में बात कर रहा है, काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। और अनूप मृग, यानी कि जो भी आपको पता होगा जिसे एक तरीके से डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो 1 2 3 हमारे 3 के तीनों क्या है एक तरीके से संकटापन है। परंतु आप एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे क्या, इसको एक तरीके से प्रेजेंट का डाटा भी ध्यान रखिए कि हो सकता है इनके क्या है वर्तमान में जो एक तरीके से लिस्ट है उसमें चेंजेस आ गए हों, या फिर क्रिटिकली संकट मतलब कि क्रिटिकली इंटेलिजेंट में हो सकता है पहुँच गए हों, या फिर एक तरीके से वल्नरेबल में आ गए हों। तो ये चीज़ को आपको इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट डाटा को भी देख के जाना होता है। अगला क्वेश्चन आया है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतरण होता है। यानी कि आप लोग जानते होंगे जो मरुस्थल होता है वहाँ पे अपने पानी को रोकने के लिए पौधे क्या क्या करते हैं। तो आप लोगों को सीधी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम बस ये देख लीजिए कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं। अगर वही क्वालिटी मिल रही है तो आंसर आपको मिल जाएगा। कठोर एवं मोम पर्ण, तो आपको पता होगा जो पादप होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों में मोम रूप में एक तरीके से बना लेते हैं ताकि उनका जो अंदर का पानी है बाहर ना मतलब कि वाष्प के रूप में ना निकले। तो एक हमारा कठोर पर्ण अथवा पर्णहीनता, यानी कि कठोर पत्ते होते हैं या फिर पत्ते गिरा ही देते हैं, तो ये भी हमारा सही है। और कांटे तो होते ही हैं, तो यानी कि 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियान्वयन क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का एक तरीके से ढांचा है UNFCCC है उसके द्वारा बात की जा रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। OECD बिल्कुल नहीं है, और पर्यावरण के मुद्दे पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। ए भी यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए, यानी कि यूपीएससी ने देखने कितना बेहतरीन तरीके से ऑप्शन बना दिया ताकि जो एस्पिरेंट हो कन्फ्यूज हो जाए। परंतु इसका राइट आंसर क्या हमारा ए है केवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित पर सुमेल करना, यानी कि कौन से सही सुमेल हैं। दम्फा कहाँ पे है, दम्फा मिजोरम है, बिल्कुल सही बात है। गुवाहाटी कहाँ पे हमारा, क्या सिक्किम है, गलत हो जाता है। सारामती नागालैंड में, तो यानी कि हमारा तीसरा वाला भी सही हो जाता है। तो 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुवाहाटी हमारा कहाँ पे है, तो हमारा गुवाहाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, ना कि सिक्किम में पाया जाता है। तो ठीक है हमारा, यानी कि दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ फिर से ध्यान आ गई कि जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले बात की थी कि हम लोग क्या 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने केवल वही क्वेश्चन केवल 2017 का था, बाकी हम लोग क्या सही चल रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या है सही चल रहे थे। जो क्वेश्चन मतलब कि अभी तक की अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसको क्या एक तरीके से अच्छा लगा होगा कि हम लोग क्या बिल्कुल सही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं और सही क्वेश्चन पे यानी कि सही ईयर वाइज चल रहा है। वो क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन ही आ गया था 2017 का, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यानी कि हम लोग क्या है बिल्कुल सही चल रहे हैं। बाकी हम लोग क्या आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आता है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संस्था जो क्या कर रहा है, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन जो हमारा है, तो आप समझ गए होंगे वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, एक संगठन है। कौन सा कथन सही है, यह रामसर अभिशमन के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है क्या। तो आप लोगों को पता होगा जो वेटलैंड इंटरनेशनल है वो अलग संस्था है और जो रामसर संस्थान है वो अलग संस्थान है। ये ईरान के शहर एक रामसर है, वहाँ पे हुआ था 1971 में, 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर स्थल। और वेटलैंड अलग है, तो यानी कि हमारा एक गलत हो जाता है, तो एक गलत हो गया और यानी कि 2 हमारा सही हो जाता है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव एवं बेहतर नीतियों है तो समर्थन करने के लिए क्षेत्र के स्तर पर कार्य करता है। अगला आता हमारा नदी गंगा, जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसकी समष्टि में हाश के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है। यानी कि आप लोग जानते होंगे जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका शिकार तो होता ही है और चोरी होती है उसके हिसाब से, परंतु इसके अन्य कारण भी तो हैं कि मतलब कि जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो कम क्यों हो रही है, उसका पूछा गया है। नदियों पर बांध और बैराज का निर्माण करना, तो सीधी सी बात है, इसका कारण मतलब कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही। नदियों में मगरमच्छों की समष्टि, तो मगरमच्छ तो हमेशा सही रहता है, तो यानी कि मगरमच्छ वाला गलत हो जाएगा हमारा। 2 काटते ही आपके पास आंसर हो गया। यानी कि सीधे सीधे इस प्रकार से भी अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते थे, क्योंकि क्या मगरमच्छ तो हमेशा सही जगह जो पानी है उसमें रहते ही थे। तो अगर ऐसा ही हो तो फिर तो मतलब कि जब इंसान नहीं थे तब उसी टाइम पर ही मतलब कि डॉल्फिन जो है ख़त्म हो जाने चाहिए था। तो यानी कि क्या हो गया हमारा 2 वाला गलत हो जाता है। और संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, तो ये भी सही है। नदियों के आसपास की फसल खेतों में समष्टि क्या लिखा, संश्लेषित जो उर्वरक होते हैं उससे कृषि रसायन का इस्तेमाल होता है, तो इससे भी इनकी क्या है खाद जो एक तरीके से खाद्य श्रृंखला या फिर उनके जो एक तरीके से जैविक जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ता है। 1, 3, 4 और 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों, फर्नीचरों की गद्दियों यानी कि क्या लिखा अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग क्यों चिंता का विषय, यानी कि इनका उपयोग किया जाता है परंतु इसका चिंता का विषय क्यों है। तो जो ब्रोमीन युक्त ज्वाला होती है उसके मंदकों का उपयोग होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए कथनों पर प्रयोग करके सही कथन बताना है। उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। वे मनुष्य और पशुओं में संचारित हो सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो आप देखने को मिलेगा या फिर मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनका घास में चलने से जो अशांत होने वाले कीटों का पकड़ कर खाते हैं, तो कौन सा ऐसा पक्षी है उसके बारे में पूछा गया है। क्या चित्रित बालक है, यानी कि एक तरीके से जो भी हमारा जो पक्षी होता है उसका हिंदी नाम दे दिया इन्होंने। साधारण मैना है, काली गर्दन वाला सारस है। तो कौन है हमारा जो साधारण मैना है वो उसके बारे में जो क्वेश्चन बनाया गया था। तो आपको एक बात पता लग गई होगी यहाँ पे, जो एक तरीके से जो पशु होते हैं वो चलते हैं उसके पीछे पीछे बगुले या फिर जो भी चलते रहते हैं, तो क्यों चलते रहते हैं, तो उसके पीछे कारण आप समझ गए होंगे कि उन पशुओं के चलने से जो घास होती है वो हिल जाती है, जिससे वो कीट होते हैं वो कीट आवाज़ करने लगते हैं, तो उसको जो एक तरह से जो पक्षी होते हैं वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, भोजन इनको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किस या किन
जंतुओं में शीत निष्क्रियता। तो आप लोगों को पता होगा 2 प्रकार के एनिमल होते हैं, एक होता है हॉट ब्लड एनिमल, एक होते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल, जो जिन्हें क्या कहते हैं शीत निष्क्रियता में काउंट किया जाता है। तो ये परिघटना कौन कौन से एक तरीके से जीव दिखाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चमगादड़ भी दिखाते हैं, भालू भी दिखाते हैं, और जो कृंतक यानी कि एक तरीके से जो चूहे की कैटेगरी में आते हैं उनको भी माना जाता है। तो 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ग्रीष्म निष्क्रियता होती है वो भी होती है, यानी कि जो गर्मी के टाइम पे एक तरीके से शांत हो जाता है। परंतु जो मानव होता है वो क्या होता है, हॉट ब्लड एनिमल होता है, यानी कि ऐसे जीव जो अपने तापमान को बनाए रखते हैं उसे हम कहते हैं हॉट ब्लड एनिमल, और जो अपने तापमान को नहीं बना सकते हैं उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल। अगला है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टानों पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साचर हैं। तो किसके हैं, शैवाल और कवक के सहजीवी साचर हैं। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी नग्न चट्टान है वहाँ पे अगर जीवन को स्टार्ट करना है तो कौन करेगा, काई जिसे हम कहते हैं वही एक शैवाल के रूप में भी माना जाता है, तो वही स्टार्ट करता है। और आज का हम लोगों का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप लोग क्या है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योगों द्वारा निर्मुक्त होते हैं, यानी कि जो हमारा स्टील इंडस्ट्री होती है वहाँ से कौन कौन से प्रदूषक निर्मुक्त होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी बात है, आप जानते होंगे, यानी कि इस्पात इंडस्ट्री है वहाँ से तो सब निकलेगा ही। तो 1, 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है, यहाँ तक कि आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी देंगे कि आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए या फिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।